दोस्तों 9 दिसंबर 2023 का दिन था। उत्तर प्रदेश में एक तहसील के अंदर एक कार आकर रुकती है। उसमें से 5 लोग उतरते हैं। 4 लोगों के चेहरे पर खुशी थी, उनकी आंखें चमक रही थी। वहीं पर जो 5वीं थी, एक 26 साल की नौजवान लेकिन विधवा महिला। दोस्तों उसके चेहरे पर उदासी थी, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे, क्योंकि वो महिला जो थी वो अपना ज़मीन बेचने आई थी और ये लोग उसकी ज़मीन लिखवाने आए थे। लेकिन जिस तरीके से वो महिला रो रही थी, जिस तरीके से वो परेशान थी, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि उसके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है या फिर किसी बड़ी साजिश की वो शिकार हो रही है। अब वहाँ पर लिखा पढ़ी का काम शुरू होता है, कागज़ वगैरह तैयार हो जाता है। जब वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए जाती है तो दोस्तों एक फ़ोटो खींचने वाला, कंप्यूटर चलाने वाला, जब वो उस महिला को देखता है दोस्तों, उसका दर्द देखा नहीं जाता। लेकिन एक तरफ शक्तिशाली लोग थे, एक तरफ मामूली कंप्यूटर चलाने वाला, फोटो खींचने वाला। दोस्तों क्या कुछ होता है, एक बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला है। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का एक तहसील लगता है खलीलाबाद। उसी तहसील के अंदर एक कार आकर रुकती है। उस कार में से 5 लोग उतरते हैं। एक मालिक होता है जिसका नाम कन्हैया लाल होता है, उसकी पत्नी पूनम, एक जीतन राम और एक ड्राइवर जिसका नाम सूरज भान होता है। इसमें से जो पूनम थी उसके नाम जमीन लिखी जानी थी। जो जीतन राम और सूरज भान थे वो गवाह थे। जो कन्हैया था दोस्तों वो उसका पति होता है पूनम का। लेकिन उन्हीं के साथ एक महिला उतरती है जिसका नाम उर्मिला होता है। 26 साल की बहुत ही खूबसूरत महिला, लेकिन बदकिस्मती से वो विधवा हो चुकी थी। 2 साल पहले उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसकी 2 बीघे की ज़मीन का यहाँ पर सौदा होना था और वो ज़मीन जो है पूनम देवी के नाम लिखने वाली थी। जब वो आती है तो जैसे तहसील पर कदम रखती है, कार में से उतरती है, वो रोने लगती है। फिलहाल जो वो चारों लोग थे उसको घेरे हुए थे। एक वकील के पास आते हैं और वकील साहब से बात करते हैं। वो जो है दस्तावेज लिखने की तैयारी करते हैं। सारा कुछ काम शुरू हो जाता है। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि जो लिखवाने वाला है, जो 2 गवाह हैं और जो बेचने वाली हैं, इन चारों का 4-4 फोटो खिंचवा कर ले आइए। दोस्तों कुछ ही देर में ये लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए कंप्यूटर की दुकान पर जाते हैं, जहां पर फ़ोटो कॉपी भी हो रहा था और फ़ोटो भी खींचा जा रहा था। बहुत ज़्यादा वहां पर भीड़ होती थी। जो उस दुकान का मालिक था उसका नाम प्रेम सागर होता है। दोस्तों प्रेम सागर की उम्र करीब 26-27 साल की होती है। उससे जो वकील का आदमी था वो कहता है कि भाई प्रेम, इन लोगों का फटाफट यार फ़ोटो खींच दे। दोस्तों बहुत ठंड पड़ रही थी, लेकिन जो और सारे लोग थे अच्छे कपड़ों में थे। वहीं जो उर्मिला थी, जो ज़मीन बेचने वाली थी, मात्र एक साड़ी पहन रखी थी और एक स्कार्फ उसने अपने कान पर लगा रखा था ताकि सर्दी से बचा जा सके। लेकिन दोस्तों वो थर थर ठंड से कांप रही थी। जब ये लोग आते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, प्रेम कहता है कि अभी आप लोगों का फ़ोटो खींच देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों वो फ़ोटो खींचने लगता है। सबसे पहले पूनम का फ़ोटो खींचता है जो ज़मीन लेने वाली थी। अब दोस्तों वो हंसी मस्करी करती है, कहती है भैया फ़ोटो सही आना चाहिए, क्योंकि सारी ज़िंदगी जो है ये कागज़ पर लगा रहेगा और उसे मैं देखती रहूँगी, तो फ़ोटो अच्छी आनी चाहिए। ये सुनकर सारे लोग हंस देते हैं। प्रेम कहता है ज़रूर अच्छी फ़ोटो आएगी, आप तो अच्छी हैं भी, क्यों नहीं आएगी। दोस्तों वो फ़ोटो खींच देता है। उसके बाद जीतन राम और सूरज भान का भी खींच देता है। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों आखिर में जब उर्मिला का फ़ोटो खींचना होता है और जब वो अपना मुंह खोलती है, क्योंकि उसने मुंह बांध रखा था, तो जैसे ही प्रेम उसको देखता हैरान हो जाता है। कहता अरे तुम यहाँ पर। वो दोस्तों उसे सवालिया निगाहों से देखती है, सोचती है ये कौन है मुझे जो पहचान रहा है। कहता है कि क्या तुम्हारा नाम उर्मिला है? कहती है हाँ उर्मिला है। कहता मेरा नाम प्रेम सागर है, मैं 11वीं-12वीं में तुम्हारे साथ पढ़ा था, कुछ याद है? दोस्तों फिर वो कहती है कि हाँ हाँ आप प्रेम सागर हो? कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। दोस्तों जब 12वीं में पढ़ता था, दुबला पतला था, अभी वो हेल्दी हो चुका था और चेहरे पर दाढ़ी बढ़ा रखी थी उसने। तो वो कहती है कि हाँ पहचान रही हूँ।
और उसके बाद दोस्तों वो रोने लगती है। फिर वो कहता है कि आपको ठंड नहीं लग रही है क्या, आपने तो कुछ पहना ही नहीं है, आपका भी फ़ोटो खींचना है। तो कहती है कि हाँ मेरा भी खींचना है। दोस्तों जैसे वो कैमरे के सामने खड़ी होती है, उसकी आंखों से आंसू गिरे ही जा रहे थे। वो कहता है कि ऐसे रोओगी तो फ़ोटो सही नहीं आएगा और ये फ़ोटो फिर मान्य नहीं होगा, कहीं पर भी लगाया जाएगा तो क्या बात है आखिर। उसके बाद दोस्तों वो कुछ बोलती रही क्योंकि उसे बहुत ही संकोच हो रहा है। आपके साथ का पढ़ने वाला अगर आपको कहीं जो है 4-6 साल बाद मिल जाए और उसके बाद आपकी पोजीशन ढीली हो तो दोस्तों शर्मिंदगी तो होती ही होती है। तो वही हाल कुछ उर्मिला का भी होता है। और इतने देर में दोस्तों एक चाय वाला 2 चाय ले आता है, क्योंकि 2 लोग वहाँ पर काम करते थे। तो वो जो है 2 चाय मंगाया था। उर्मिला को कहता है लीजिए चाय पीजिए, मना करती है लेकिन कहता है अरे पी लो ना। दोस्तों वो चाय पी लेती है और कहता है कि क्यों रो रही हो, क्या बात है, फ़ोटो सही नहीं आएगा। कहती है ऐसे तो ज़िंदगी भर रोना ही है, अब क्या ही बताऊं। फिर वो उससे कहता है कि आखिर क्या बात है। कहती है बस कुछ नहीं, और मेरी शादी हो गई थी तो मेरा जो पति था खा पी कर जो है कर्जा खा के मर गया। तो जब वो जिंदा था तो 2 बीघा बेच दिया था, उसके मरने के बाद जो उसकी ज़मीन मेरे नाम हुई, 2 बीघा बची है। अब वो भी उसके पीछे ये लोग पड़े हैं, कहते हैं तुम्हारा पति कर्जा खाया है, तो बस मेरे पीछे पड़े थे, अब वही मुझे जो है बेचना पड़ रहा है। और उसके बाद ये कहते हुए दोस्तों वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसे देखकर प्रेम को बहुत दया आ जाती है। कहता है यार ये तो बहुत गलत बात है, कर्जा खाया तुम्हारे पति ने, अब वो मर भी गया 2 साल पहले तो फिर तुमसे वसूला जा रहा है, ये कौन सी बात है, और घर में कोई नहीं है। कहती है जो भी है काफ़ी साल पहले से ही लोग अलग रह रहे थे, तो जो है उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, वो तो चाहते ही हैं कि मैं जो है मेरे हाथ कुछ ना लगे। वो कहता है अच्छा। अब वो उन लोगों को अच्छी तरीके से जानता था जो ज़मीन लिखवाने आए थे, अक्सर आया करते थे। कहता है ठीक है। और उसके बाद जब ये बातचीत कर रहा था तभी दोस्तों पूनम आ जाती है, जो कि फ़ोटो खिंचवा कर जा चुकी थी। उसे बड़ी जल्दी मच रही थी क्योंकि उसके नाम ज़मीन लिखाई जानी थी, तो वो सोच रही थी बस जैसे तैसे जल्दी से हो जाए। वो आती है, कहती है अरे कितना देर लगा रहे हो और फ़ोटो क्यों नहीं दिए अभी तक इनका खींचा नहीं गया। कहता है अरे मैं सोच रहा हूँ मैडम कि इतनी ठंड है, क्या बार बार आओगे जाओगे, और फ़ोटो निकाल कर इनको दे ही देता हूँ, सबका फ़ोटो लेती जाएंगी। कहती है 4 कदम की तो दूरी है, क्या बार बार आना जाना, और वहाँ पर इनका काम है, बुलाया जा रहा है, तुम यहाँ पर इनको बिठा रखे हो। कहता है अरे हो जाएगा मैडम, 2 मिनट की तो बात है, अभी भेज देता हूँ आप जाइए। कहते नहीं मैं खुद लेकर जाऊँगी। वो जो है उर्मिला को वहाँ से भेज देती है। और उसके बाद दोस्तों ये फ़ोटो बनाकर लिफाफे में पैक करके पूनम को दे देता है। पूनम वहाँ पर जाती है, लेकिन आधे घंटे बाद वो झल्लाते हुए आती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। तो प्रेम कहता है क्या हो गया मैडम। कहती है कि जो उसका फ़ोटो है तुमने 2 ही क्यों दिया। कहता है मैडम मैंने 4 फ़ोटो दिया था, आप ध्यान से देखिए। कहती है कि इसमें 2 ही फ़ोटो था। कहता कोई बात नहीं, और आप जो है जल्दबाजी कर रही थी तो शायद इसीलिए मैं भूल गया हूँगा, अभी बना देता हूँ, निकाल देता हूँ। लेकिन फिर कहता है कि वो कंप्यूटर से मैंने डिलीट कर दिया फ़ोटो, क्योंकि उसके बाद भी 3-4 लोगों का फ़ोटो खींचा गया। तो एक काम कीजिए, एक बार उनको फिर आप भेज दीजिए, चिंता मत कीजिए, बस 2 मिनट लगेगा। दोस्तों इस तरीके से उसका दिमाग वहाँ पर काम करता है और पूनम जो है फिर उसे 4 बात सुनाकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके बाद दोस्तों फिर उर्मिला को उसके पास आने का अवसर मिलता है। जब उर्मिला आती है तो उससे कहता है कि कुछ ऐसा करो कि आज तुम्हारी जो ज़मीन है वो ना लिखी जाए। कहती है कि मैं क्या करूं, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई मेरे तरफ से बोलने वाला नहीं है, सबको पता है कि ये जो हो रहा है गलत ये लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं। कहता है बस तुम कुछ ऐसा करो कि आज ये ज़मीन का सौदा ना होने पाए, कल जो है संडे हो जाएगा, उसके बाद मैं देखता हूँ। दोस्तों उसकी ये बात सुनकर उर्मिला उसके तरफ देखने लगती है। प्रेम उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो और तुम्हारे साथ पड़ा हूँ, तो कुछ भरोसा मुझ पर करो, अगर मुझसे कुछ भी हो सकता है तो मैं तुम्हारी जो है सहायता कर सकता हूँ, और बस तुम इतना करो कि आज ये ज़मीन किसी तरीके से ना लिखने पाए। और उसके बाद दोस्तों वो दिमाग में बिठा लेती है ये बात। फिलहाल उसको फ़ोटो बनाकर दे देता है।
वो जाती है वहाँ पर, कुर्सी पर बैठती है, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और तब तक वो कुर्सी लेकर लुढ़क जाती है। जैसे वो ज़मीन पर लुढ़कती है, वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। सारे लोग कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि अरे इतनी ठंड में महिला कांप रही है, मैं कब से देख रहा हूँ, इसको ठंड लग गई होगी। अब पूनम कहती है कि अरे अब ज़मीन कैसे लिखी जाएगी। लेकिन जो वकील साहब थे वो कहते हैं कि अरे तुमको ज़मीन की ही पड़ी है, पहले इसकी जान बचाओ, इसकी जान बचेगी तब तो तुम ज़मीन लोगी, ले जाओ इसका कहीं पर पहले इलाज कराओ। और उसके बाद दोस्तों फिर वो लोग उसी गाड़ी में लाते हैं और आनन फानन में लेकर वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। बगल में ही जिला चिकित्सालय था, वहाँ पर जाते हैं तो डॉक्टर जो है कुछ प्राथमिक उपचार करते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसी कोई बात थी नहीं। और उपचार करने के बाद वो उसको भेज देते हैं, छुट्टी दे देते हैं। लेकिन अब उस उतने टाइम तक इतना समय बीत चुका था कि उस दिन जो है उनका काम बनता नहीं और जैसा ये सोचे थे वैसा ही होता है। ज़मीन की लिखाई जो है उस दिन हो नहीं पाती, रजिस्ट्री हो नहीं पाती और फिर ये लोग घर चले आते हैं। उर्मिला जो थी वो अपने पति की मौत के बाद अपने मायके में ही रहती थी, अपने माता पिता के पास। तो वो अपने माता पिता के पास कोई सवारी पकड़कर चली जाती है। ये होता है कि अब सोमवार को ये काम होगा और फिर उसके बाद दोस्तों सोमवार का इंतज़ार होने लगता है। लेकिन दोस्तों प्रेम सागर से फ़ोन के नंबर का आदान प्रदान हो चुका था। रात को प्रेम उसके पास फ़ोन करता है, कहता है कि अब तबीयत कैसी है तुम्हारी। वो कहती है कि ज़्यादा मजाक मत करो, आपको सब कुछ पता है क्या हुआ। वो लोग जान गए थे कि मैंने जानबूझकर ऐसा मैंने किया है, इसीलिए वो चिल्ला रही थी मेरे ऊपर, कह रहे इसको कुछ नहीं हुआ, ऐसे जानबूझकर कर रही है। लेकिन आज तो किसी तरीके से बच गए। अब बताओ आप क्या कर सकते हो मेरे लिए, क्योंकि कोई मुझे दूर दूर तक अब दिख नहीं रहा है जो कि मेरी ज़रा से भी मदद कर सके। वो कहता है ठीक है, कल आपसे मिलता हूँ और उसके बाद बताता हूँ। तो दोस्तों मगहर एक जगह है, वहाँ पर ये दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। कबीरदास की निर्वाण स्थली है, उनका मृत्यु स्थान है। तो वहाँ पर पार्क वगैरह कुछ है, वहीं पर अपना ये दोनों मिलते हैं। और जैसे ही उर्मिला उसको देखती है तो दोस्तों अब बस वही उसका एक ही बात था कि वो रोने लगती थी। रोने लगती है, उसे समझाता है। आज भी वो स्वेटर वगैरह पहनकर नहीं आई थी। कहता है क्या बात है, इतनी ठंड में भी आज भी तुम स्वेटर पहनकर नहीं आई हो, तुम्हारे पास नहीं है क्या। अब इतना सुनते ही दोस्तों वो संकोच में पड़ जाती है। कहती है कि हाँ मेरे पास है स्वेटर, लेकिन पहनकर कहीं बाहर आने जाने लायक नहीं है, घर पर मैं पहनती हूँ। कहता है अच्छा। उसके बाद दोस्तों वहीं पर बगल में ही स्वेटर दिलवाता है, शॉल दिलवाता है, एक और शॉल दिलवाता है उसकी माँ के लिए। और उसे जब वहीं पर वो पहनती है, शॉल ओढ़ती है, कहता है कि हाँ अब अच्छा है। अब दोस्तों उसके बाद प्रेम उसके बारे में पूछने लगता है कि 12वीं के बाद क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे क्या हुआ। बोली कुछ नहीं, 12वीं तक की पढ़ाई की, उसके बाद 2-3 साल घर पे बैठी रही, फिर पिताजी ने मेरी शादी कर दी। जिससे कि वो लड़का ठीक नहीं था, बस नशेड़ी था और इसी वजह से उसके माता पिता ने उसे पहले से ही अलग कर रखा था। उसके नाम जो ज़मीन वगैरह उन्होंने दे रखी थी वो सारा कुछ अपना बेचने लगा। उसकी मौत के बाद 2 साल हो गए उसकी मौत के, तो जो ज़मीन मेरे नाम नहीं हो रही थी, इन्हीं लोगों ने मेरे नाम वरासत करवा दिया दौड़ के, जो ज़मीन मेरी खरीद रहे हैं कि ताकि लेने में आसानी हो जाए। और फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि तुम्हारे पति ने इतना कर्जा लिया है, उसके बदले हमें ये ज़मीन दे दो। बस यही मेरी कहानी है और बस कोई आगे पीछे है नहीं। वो कहता है अच्छा। उसके बाद वो कहता है ठीक है, अब तुम जो है कल अपना फ़ोन नंबर बंद कर लेना और उसके बाद जो है वो गायब हो जाना। कहती है कि लेकिन वो इतने ताकतवर लोग हैं, इतनी धमकी देते हैं और मेरे मायके आ जाते हैं, मेरे माता पिता को भी उल्टा सीधा कहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मैं ससुराल में नहीं रहती हूँ, मायके में रहती हूँ। कहता है जब वो आएंगे तब मुझे फ़ोन करना, तब देखा जाएगा, बस अपना फ़ोन तुम बंद कर लेना। दोस्तों जब सोमवार का दिन आता है, अब सुबह से उसका फ़ोन बंद था। ये लोग इंतज़ार करते करते जो है उसके घर पे कार लेकर पहुंच जाते हैं और उसके बाद उसके माता पिता से पूछते हैं अरे तुम्हारी लड़की कहाँ है, सुबह से उसका फ़ोन बंद जा रहा है। वो लोग कहते हैं साहब वो तो तहसील पर ही गई है, बोल रही थी कि उस दिन काम नहीं हुआ था तो आज होगा, तो गई तो है। ये लोग कहते हैं अच्छा। और फिर उसके बाद ये लोग तहसील के लिए चले जाते हैं
और ये इधर जो है फ़ोन करती है इसको दूसरे फ़ोन से कि हाँ बताओ वो लोग आए थे, इतना मैं घबरा रही थी और कहीं पुलिस वगैरह ना लेकर आ जाए। वो कहती है कि ये लोग फिर अभी तहसील से आ जाएंगे, मेरे घर पे मुझे नहीं पाएंगे। कहता है ठीक है, मैं किसी लड़के को भेज रहा हूँ और उसके साथ तुम बाइक पर बैठकर और उसके बाद आ जाना। वो कहती है कहाँ पर? तो ये कहता है कि बस मेरे घर पर चली जाना, वहाँ पर मेरे मम्मी पापा हैं, उसके बाद क्या करना है मैं बताता हूँ। दोस्तों ऐसे ही होता है, एक लड़के को भेजता है, उसके बाद उसे बिठाकर उसके घर ले जाकर वहाँ से 10 किलोमीटर दूर उसका घर था वहाँ पर छोड़ देता है। वहाँ पर छोड़ने के बाद अब ये लोग सारा दिन उसको तहसील में ढूंढते रहे कि यहाँ पर आई तो कहाँ गई। तहसील का कोना कोना छान मारा, 1-2 किलोमीटर इधर उधर भी देख लिया, किसी दुकान पे बैठी हो कुछ भी हो। दोस्तों वो कहीं नहीं मिली। और सारा चीज़ ये जो है, जो प्रेम था वो अपनी दुकान पर था कंप्यूटर के, वो सारा कुछ समझ रहा था। फिलहाल शाम को ये लोग लौट गए और उसके बाद दोस्तों फिर ये शाम को अपने जब घर पे जाता है प्रेम, तो वहाँ से वो भी घबराया हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो लोगों को पता चल जाए कि ये सब मैं ही साजिश रच रहा हूँ, तो लोग मेरे ऊपर कुछ कार्रवाई कर दें। उसको वहाँ से लेकर वो अपनी माँ को बोलता है कि मम्मी इसको लेकर तुम मामा के यहाँ चली जाओ। और दोस्तों उसे वो मामा के यहाँ अपने भिजवा देता है। वहाँ से 50-60 किलोमीटर उसका घर था। वो बोला कि अब कोई जो है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, किसी को शक ही नहीं होगा। उसके बाद अब ये लोग चुप बैठने वाले थे नहीं, उसको सारे रिश्तेदारों में ढूंढते रहे लेकिन वो कहीं मिली नहीं। धीरे धीरे दोस्तों 2 महीने का वक्त बीत गया। 2 महीने बाद जब मामला शांत हो गया, उन लोगों को पता चला कि पता नहीं किसी के साथ भाग गई होगी या क्या हुआ होगा। उन्होंने कोई पुलिस कार्रवाई भी नहीं करी क्योंकि वो कोई अच्छे काम के लिए तो आए नहीं थे, उसका ज़मीन हड़पना चाह रहे थे। कुछ पैसे उसके पति को दे रखे थे उसके बदले, जिसकी मौत भी हो चुकी थी। तो ये लोग अपने स्तर से ढूंढते, उसके बाद चुप बैठ जाते हैं कि जब कभी आएगी तब इसको हम बताएंगे। लेकिन 2 महीने के बाद एक दिन अचानक से कंप्यूटर के दुकान पर, जो प्रेम की दुकान थी, उस पर उर्मिला जो थी दोस्तों वो बैठी हुई थी, वहाँ पर काम करती है। लेकिन दोस्तों कुछ ही घंटों में उन वकील साहब को पता चल जाता है कि अरे यार, जिस महिला को तुम लोग ढूंढ रहे थे वो तो उसके दुकान पर काम कर रही है। वो आते हैं तो कहते हैं अरे तुम यहाँ पर काम कर रही हो, और जो है उसको बेवकूफ़ बना दिया उन लोगों को। जब ज़मीन देना नहीं था तो इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत थी। उल्टा सीधा बोलने लगता है कि तुम्हें कितने दिन से ढूंढ रहे हैं, अगर तुम मिल जाओगी तुम्हारे साथ क्या करेंगे, और जब ज़मीन देनी नहीं थी तो कर्जा क्यों खाया। अब ये सुनते सुनते जो प्रेम था, क्योंकि वो प्रेम का ही मुंह देख रही थी कि ये मेरे लिए क्या कहते हैं, प्रेम कहता है वकील साहब आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कर्जा इसने आपका खा रखा है। आपको कैसे पता कि उसने 10 लाख कर्जे खाए हैं, कितने खाए हैं, इसने धोखा दिया कि वो लोग धोखा दे रहे हैं। तो वकील साहब कहते हैं अच्छा बेटा तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो, यानी कि तुम सपोर्ट कर रहे हो इसको। तो कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं सपोर्ट करूँगा, अगर किसी के साथ गलत होगा तो मैं जो है जिसके साथ गलत होगा उसका तो मैं सपोर्ट करूँगा। अब इस बात पर दोस्तों वकील झल्ला जाता है, कहता है तुम्हें पता है वो लोग कौन है, इसके साथ जो करेंगे वो तो करेंगे, तुम अपनी पेट पर लात क्यों मार रहे हो। कहता है मेरे पेट पर कोई लात नहीं मार सकता, आप अपना पेट देखिए। और उसके बाद दोस्तों वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अगले ही पल वो फ़ोन लगा देता है कि भाई जो महिला है, जो उर्मिला है, वो तो यार कंप्यूटर की दुकान पर इसके काम कर रही है, बैठी है। और इतने देर में दोस्तों वो 10 लोग आ जाते हैं 2 घंटे के अंदर अंदर, 2 गाड़ी में भरकर, जिसमें 3-4 महिलाएं थी। आते ही वो दुकान में घुसकर जो है उर्मिला को खींचने की कोशिश करती, उसको घसीटने की कोशिश करती है। लेकिन जो प्रेम था वो बीच में अड़ जाता है और 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस बुला लेता है। पुलिस फौरन आती है क्योंकि तहसील का मामला था। और उसके बाद जब पुलिस आती है तो इन लोगों को, सारे लोगों को वहाँ से थाने पर लेकर जाती है। वहाँ पर पूछताछ होता है। पूछताछ में जब ये लोग कहते हैं कि इसका पति मुझसे कर्जा खा रखा है, देखिए ऐसे ऐसे लिख रखा है और आगे सिग्नेचर कर रखा है, जब जब जितने पैसे ले रखा है उतना इसमें लिखा हुआ है, और इतना ब्याज के दर पर ले गया था, कुल मिला के 7-8 लाख रुपए इसके हो रहे हैं। और उसके बाद उसने इसमें यह भी वादा कर रखा है कि मैं इसके बदले ज़मीन दूंगा।
तो दोस्तों इसमें जो पुलिस थी वो भी थोड़ी सी ईमानदारी दिखाती है। वो कहती है कि जब पैसे तुम दे रहे थे तो मुझसे पूछे कि पैसे किस लिए ले जा रहा है, कौन सा वो बिजनेस कर रहा था, क्या काम कर रहा था, कि जिसमें वो पैसे लगा रहा था तुमसे मांग रहा था, तुम उसे ब्याज पर पैसे दे रहे थे। वो बोले जो मर्जी उसका, वो पैसे जहाँ मर्जी ले जाए अपना करे, हमको क्या, हमको देने से मतलब था। तो कहते हैं जब देने से मतलब था तो उसी से लेने का भी मतलब रखते। अब वो तो चला गया तो अब इनके पीछे क्यों पड़े हो। कहता क्योंकि ज़मीन उसके नाम थी, उसने ज़मीन देने का वादा कर रखा था, अब ज़मीन हमने इनके नाम दौड़ धूप के करवाया है, वरना इनके नाम ज़मीन भी नहीं होती। तो पुलिस वाले कहते हैं अपने स्वार्थ के लिए आपने इनके नाम ज़मीन करवाई ताकि तुम ले सको, इसीलिए करवाई, इतनी गहरी सोच थी तुम्हारी। तो अब यहाँ से निपटारा कुछ नहीं होगा। फिलहाल जो फैसला है वो इनके पक्ष में है, क्योंकि इनके साथ आप लोग ज्यादती कर रहे हो और ये सिग्नेचर असली है कि फर्जी है, भी इसकी भी फॉरेंसिक जांच होगी तब पता चलेगा। उसके बाद दोस्तों अब वो लोग रसूख वाले थे, कुछ लोगों से फ़ोन वगैरह भी करवाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनका काम बन नहीं पाता। पुलिस कहती है कि कोर्ट का मामला है, जाकर कोर्ट में निपटो, लेकिन वो लोग कहते हैं कि इससे ये बोलो कि ये 2 महीने तक कहाँ थी, किसके साथ भाग गई थी, क्या हुआ था, क्यों हमको बेवकूफ़ बनाई थी। पुलिस वाले पूछते कि हाँ भाई कहाँ पर थे, तुम कहाँ पर थी। दोस्तों कुछ बोल नहीं पाती। प्रेम से पूछते हैं भाई तुम ही बताओ, तुम इसका सपोर्ट कर रहे हो, इसके तरफ से आए हो, तुम ही एक अकेले आए और तो कोई आया नहीं, इनके तरफ से तमाम लोग आए हैं, तो तुम बताओ आखिर ये कहाँ पर थी। वो कहता है साहब इन्होंने कहीं शादी कर ली थी। बोले शादी कर ली थी, किससे शादी कर ली थी। तो प्रेम कहता है कि उसका इस केस में कोई लेना देना है नहीं कि इसने उन्हें शादी करी, किससे करी, ये तो दूसरा मामला है, फिलहाल इन्होंने किसी से शादी कर ली थी। कहते ठीक है जाओ, शादी कर ली हो तो शादी मुबारक हो, जहाँ भी रहो सुखी रहो बेटा तुम, लेकिन अब ये मामला जो है ये कोर्ट में जाएगा, वहीं से निपटारा होगा, हम लोग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों उसके बाद आखिरकार ये लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उर्मिला फिर उससे पूछती है कि इतना बड़ा आपने झूठ क्यों बोला कि मैंने शादी कर ली। कहाँ मैंने शादी कर ली, किससे कर ली। दोस्तों जब 2 महीने उसके मामा के घर पर वो थी तो बहुत अच्छे से थी, घर का काम वगैरह सारा कुछ करती थी, उसकी माँ की सेवा वगैरह करती थी। और उसके मामा के घर वाले तो ये सोच रहे थे कि ये प्रेम की जो है वो पत्नी है और कहीं से इसको जो है भगा कर लाया है, बस प्रेम प्रसंग है। तो इस तरीके से वो तो बहू मानकर उसको इज्जत दे रहे थे। तो इस तरीके से जो है प्रेम कहता है कि अगर नहीं कर ली है तो अब से कर लो। कहती है कौन करेगा मुझसे। कहता है कि मैं करूँगा, मुझसे कर लो, क्या मैं उस लायक नहीं हूँ। अब दोस्तों इतना सुनते ही वो उसके सीने से लिपट जाती है और रोने लगती है। कहती है कि इतना एहसान मुझ पर मत करो। कहता है एहसान की क्या बात है, बस मुझे अपना बना लो, मैं तुम्हें अपने बना लूँ और ये ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहे। और फिर दोस्तों उसके बाद ये लोग परिवार से बातचीत करते हैं, परिवार मंजूरी दे देते हैं और साधारण तरीके से ये लोग जाकर अपनी शादी कर लेते हैं। कुछ रिश्तेदारों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। और आज इस बात को दोस्तों 2 साल हो गए हैं। उनके जो ज़मीन का मामला है उन लोगों ने बहुत धमकाया प्रेम को कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो डरने वाला है नहीं। अब दोस्तों उसके बाद उन लोगों की एक भी नहीं चली इस मामले में। ये जो मामला है कोर्ट में चल रहा है, अब इसमें क्या फैसला होगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल उर्मिला और प्रेम ये दोनों 2 साल से बहुत ही खुश हैं, पति पत्नी के रूप में बहुत ही शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और अभी 3 मई को फिलहाल उर्मिला ने एक बेटे को जन्म दिया है। फिलहाल उनको इस कामयाबी के लिए बहुत बहुत बधाई, और ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। प्रेम जैसे युवक के लिए को सैल्यूट है कि उन्होंने आगे बढ़कर जो है उर्मिला की मदद की। फिलहाल दोस्तों ये रही उर्मिला और प्रेम की स्टोरी। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार की कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।